हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने संविधान का जो एपिसोड चल रहा है, उस एपिसोड में एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। वो है संविधान का निर्वचन। कानूनों के निर्वचन के लिए लागू सामान्य नियम संवैधानिक निर्वचन के क्षेत्र में भी उतने ही मान्य हैं, किंतु संविधान मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि से होता है। वह विधायिका का सृजन करता है और उसके अंतर्गत देश की सभी विधियां बनाई जाती हैं तथा वह वैधता प्राप्त करती हैं। उदार निर्वचन के सिद्धांत के अनुसार संविधान का निर्वचन उदार दृष्टि से किया जाता है, संकीर्ण दृष्टि से नहीं। गुडियर बनाम हरियाणा राज्य AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 781 संविधान के निर्वचन के लिए समान नियमों के अलावा कुछ विशेष नियम भी हैं। संविधान के प्रत्येक उपबंध की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिससे उसमें प्रयोग में लाए गए प्रत्येक शब्द को अर्थ तथा प्रासंगिकता मिले। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, प्रत्येक शब्द इसके समान तथा समान अर्थ में प्रयोग किया गया समझा जा सकता है और उसका सीधा साधा व्यवहारिक अर्थ लिया जाना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट 225 मामले में संविधान के निर्वचन का उद्देश्य संविधान निर्माताओं की मंशा को समझना होता है, किंतु इसे मूल पाठ में प्रयुक्त वास्तविक शब्दों से समझा जाना चाहिए। यदि किसी संवैधानिक उपबंध की भाषा स्पष्ट तथा असंदिग्ध हुआ है तो संविधान की भावना या संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान सभा में व्यक्त किए गए विचार जैसी बातें निर्वचन के लिए बेमायने हैं। किंतु यदि भाषा की अस्पष्टता के कारण उनके एक से अधिक अर्थ लगाए जा सकते हैं तो इन पर स्पष्टीकरण के विचार किया जा सकता है। मेमन बनाम बम्बई राज्य AIR यानी 1961 सुप्रीम कोर्ट 228 गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR यानी सुप्रीम कोर्ट 1950 में 27 मामले में अनिवार्य कि संविधान के प्रत्येक भाग को उचित महत्व देते हुए समग्र रूप से पढ़ा जाए। जहाँ दो उपबंध परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, वहाँ समरस संरचना सिद्धांत के अंतर्गत उनका यह अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए जो दोनों उपबंधों को प्रभावी बनाता हो, उनके सुप्रभावी तथा समरस परिवर्तन को सुनिश्चित करता हो। देखिए, वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 255 के मामले में, मद्रास बनाम चंपकम 1951 और 5257 मामले में, गोपालन बनाम मद्रास 1950 जो उनका कोर्ट का जो था वो 88 था। पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत किसी उपबंध का कोई भाग अविधि मान्य पाया जाए तो शेष भाग की विधि मान्यता पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, बशर्ते इसे अपेक्षित भाग से पृथक किया जा सकता है यह अपने आप में पूर्ण हो। गया प्रताप सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक AIR 1955 SC सुप्रीम कोर्ट 765 के मामले में, गोपालन बनाम मद्रास 1950 SCR 88 के मामले में, गोलकनाथ के मामले में हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए भावी विरुद्ध निर्णय सिद्धांत के अनुसार न्यायालय द्वारा किया गए किसी निर्वचन तथा इसके द्वारा घोषित विधि को प्रतीत दिशा में अथवा किसी पिछली तारीख में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस अर्थात अतीत के कार्यों की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 और सुप्रीम कोर्ट 1643 के मामले में। आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे, जिस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।